चलिए फटाफट ध्यान दीजिए, अब स्टार्ट। सो द सेकेंड पार्ट, आइए हम लोग दूसरा खंड हम लोग पढ़ें इसका। कविता को पढ़ाते वक्त मैंने 2 पार्ट में बांट दिया था। पहला पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, शायद मुझे डर लगता है हर तेज घड़ी की आवाज़ से। तो एक बार फिर से शॉर्टकट बोल दूँ 1-2 मिनट के अंदर, कि कवि जो हैं गिरिजा कुमार माथुर, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा था मैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जो परिस्थिति पैदा हुई थी देश में भारतवर्ष में, तो उस स्थिति में चारों तरफ भ्रष्टाचार, चारों तरफ अनैतिकता, चारों तरफ मूल्यों का विघटन, जीवन के मूल्य गिरते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, ठीक है ना? इस परिस्थिति में वो अंदर से उनके अंदर कौतूहलता हो रही है, एक छटपटाहट सी महसूस हो रही है कि मैं कुछ रचनात्मक नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ महत्वपूर्ण नहीं कर रहा हूँ, मेरा जीवन यूँ ही चला जा रहा है, ठीक है ना? मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, और एक-एक दिन, एक-एक घंटा, एक-एक मिनट यूँ ही गुज़रता जा रहा है। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल महामारी का भी लिया था, कि अगर कोई बड़ी महामारी आ जाए, तो उसमें सब कुछ रुक सा जाता है, थम सा जाता है। घड़ी लगती है कि बंद हो गई है, अब चल नहीं रही है, समय थम गया है। जहाँ गए हैं वहीं के रुक गए, और जीवन में कुछ भी रचनात्मक नहीं हो रहा है, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव चीज़ नहीं हो रहा है। इसी बात को लेकर उन्होंने एक कविता को लिखा है, अपने तकलीफ़ को बताया है गिरिजा कुमार माथुर जी ने। कहते हैं कि मुझे डर लगता है हर तेज़ घड़ी की आवाज़ से। उन्हें डर लगता है हर घड़ी की तेज़ आवाज़ से, जो सेकंड की सुई होती है। पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर शांत हो जाएँ तो सन्नाटे में घड़ी की सुई टक, टक, टक सुनाई देती है। तो ये जो घड़ी की टकटाहट, मतलब टकटकाने की आवाज़ है, ऐसे-ऐसे जो बज रहा है, ये सिंबल है, सूचक है कि समय एक-एक पल गुज़रते जा रहा है, और इसीलिए कवि डर रहे हैं, क्योंकि मेरा जीवन का अंत हो जाएगा और मैं कुछ भी रचनात्मक नहीं कर पाऊँगा। मेरा जीवन यूँ ही खर्च हो जाएगा, यूँ ही, मतलब अर्थहीन तरीके से। कहते हैं मुझे डर लगता है, समझ गए ना? मृत्यु का डर नहीं है। डर इस बात का है कि मृत्यु तो आनी है, सभी को आनी है, लेकिन मृत्यु आने के पहले मेरा जीवन निरर्थक होगा, कोई अर्थ नहीं होगा। हर तेज़ घड़ी की आवाज़ से कवि को डर लगता है। कहते हैं सन्नाटे में सन्नाटा से तुलना कर रहे हैं किस परिस्थिति का? देश की हालात। देश का हालात कुछ ऐसा था कि मान लो सन्नाटा है चारों तरफ। भारतवासी तब आज़ाद नहीं थे, अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। किसी के अंदर वो क्षमता नहीं थी कि अपने प्रतिभा को उजागर करें, कुछ रचनात्मक करें, कुछ अच्छा करें। कवि भी उन्हीं उन्हीं भारतीयों में से एक हैं। कहते हैं कि मेरे पास वो क्षमता नहीं है कि हम कैसे अपने जीवन को महत्वपूर्ण साबित करें, कैसे कुछ अच्छा करें। तो कहते हैं कि सन्नाटे में, ऐसा माहौल को सन्नाटे से तुलना किया गया है, जहाँ हमारे पास शरीर का शक्ति है, दिमाग में प्रतिभा भी है, लेकिन कुछ कर पाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमें वो आज़ादी नहीं है। चारों तरफ हमारा भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे धन संपत्ति का लूट-पाट हो रहा है, हम भारतवासियों को सम्मान नहीं मिल रहा है, घड़ी की सुई थम सी गई है, ऐसे में लग रहा है जैसे सन्नाटा छाया हुआ है देश में। तो उस सन्नाटे में 1 सेकंड और बिन चीखे मरता है। सन्नाटा अजब-सा है और उसमें 1 सेकंड फिर चीखे मारते हुए मर जाता है। यानी फिर से 1 सेकंड गुज़र जाता है, और जो गुज़र जाएगा वो तो लौटेगा नहीं। तो सेकंड गुज़र जाता है, चीखे मारता है, बिन चीखे मारता है नहीं, सॉरी, बिन चीखे 1 सेकंड मर जाता है। मर जाने का तात्पर्य बिना, हाँ, बिना किसी अर्थ के 1 सेकंड यूँ ही चला गया। अब जैसे अभी आप पढ़ रहे हो और हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारे और तुम्हारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टाइम का सदुपयोग हो रहा है। एक महत्वपूर्ण सदुपयोग हो रहा है इस समय का। फ़ोन को स्क्रॉल करके या सोकर या आराम करके, उसमें तो कोई जीवन का अर्थ नहीं है। ये जीवन का अर्थ है, ये 10 मिनट, 15 मिनट बड़ा कीमती है। तो कहते हैं कि मेरी उम्र पर लगातार कोई एक छाया पाँव धरता है। हर एक सेकंड के गुज़रते और उसका मरता हुआ देखकर, एक-एक पल को मरता हुआ देखकर, ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन के ऊपर कोई एक छाया जो है ना, वो अपनी पाँव रख रही है, अपना पाँव धर रहा है। छाया पाँव धर रहा है, मतलब कल्पना करो कि कोई, मैं छोटा जीव-जंतु हूँ, और समय एक बहुत बड़ा दानव है, जो अपने पाँव से हमको दबा रहा है और हमारा प्राण ले रहा है, हमको मार दे रहा है। तो जब हम कुछ नहीं करेंगे, तो समय तो प्राण लेने वाला बनेगा ना, समय तो हमें मार डालेगा। तुम समय की कद्र नहीं करोगे, तो समय तुम्हारी कद्र नहीं करेगा, ऐसा सुना होगा तुम लोगों ने कहावत। हम समय की कद्र नहीं करेंगे, समय हमारा कद्र नहीं करेगा। यानी समय हमें मार डालेगा। हम लोग मरने के बाद कहाँ विलीन हो जाएँगे, कहाँ खो जाएँगे, हमारा नामो-निशान मिट जाएगा, कोई पूछने नहीं आएगा, ठीक है ना? कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है, कोई पूछने नहीं आएगा। मैं विवश बंधा हूँ
इस सारे परिवेश से विवश होकर मैं बंधा हूँ। विवश मतलब मेरे अंदर इच्छा तो है कुछ रचनात्मक करने की, लेकिन देश का माहौल ऐसा नहीं है कि हमें वो आज़ादी नहीं मिल रही है, हमें वो संपन्नता का भोग करने को नहीं मिल रहा है, हम उसका कोई अंश का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, भ्रष्टाचार चारों तरफ है। इन सारी परिस्थितियों से मैं विवश हूँ। विवश हूँ मतलब मैं थम सा गया हूँ, रुक सा गया हूँ, चाहता हूँ फिर भी रुक गया हूँ। इस सारे परिवेश से, सारे परिवेश समझ गए ना? परिवेश राजनैतिक परिवेश की बात हो रही है, गरीबी की बात हो रही है, बेरोज़गारी की बात हो रही है, भूख की बात हो रही है, तकलीफ़ की बात हो रही है, जो भारतीयों को सहना पड़ रहा था उस समय। मेरी निरंतर लड़ाई है काल और देश से। मेरी निरंतर, लगातार, निरंतर मतलब लगातार, मेरी लगातार लड़ाई चल रही है, अंतर्द्वंद चल रहा है किसके साथ? काल के साथ। काल यानी कि समय। काल इंग्लिश में कहते हैं टेंस। टेंस का मतलब ही होता है समय। इस समय के साथ मेरी लड़ाई चल रही है। कैसा वक्त है ये जो हमें भूखमरी का शिकार बनवा रहा है? कैसा है ये समय जो हमें बेरोजगारी का शिकार होता हुआ देख रहा है? इस काल से और इस देश से हमारी लड़ाई चल रही है। देश यानी कि भारतवर्ष से हमारी लड़ाई चल रही है। भारतवर्ष की परिस्थितियों से लड़ाई चल रही है। ये मत सोचना कि मैं भारत का विद्रोह कर रहा हूँ। भारत का विद्रोह नहीं, भारत में जो राजनैतिक परिस्थिति अभी है अंग्रेजों की वजह से, इसीलिए उस देश से मेरी लड़ाई चल रही है। देश का माहौल मतलब, देश का मतलब यहाँ क्या हो रहा है? भारत देश नहीं, ये पूरा टेरिटरी, ये पूरा स्थल, ये भूमि जहाँ हमें तड़पाया जा रहा है, हमें पीड़ित रखा जा रहा है। कंकाल चेहरों वाले चारों तरफ। कंकाल चेहरों वालों का तात्पर्य देशवासियों से हैं जो भूखे थे, जो नंगे थे, भ्रष्टाचार के शिकार थे, दुखी थे, तकलीफ में थे, खाने को नहीं मिल रहा है, कंकाल हो गए हैं, एकदम हड्डियां हड्डियां बज रही हैं उनकी, रिब्स दिखाई दे रहे हैं, मसल्स बोल के कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ हड्डियां झूल रही हैं बॉडी में। अच्छा एग्जाम्पल लिए तो यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो कंकाल चेहरों वाले चारों तरफ, चारों तरफ। डायल ही डायल है। डायल ही डायल है का तात्पर्य, यहाँ डायल जानते हो ना भाई, घड़ी का डायल है ना। समय का मतलब मैंने स्टार्टिंग में आपको घड़ी बताया था, तो घड़ी का जो डायल होता है, व्हाइट डायल, ब्लैक डायल, गोल्डन डायल, उस डायल की बात हो रही है जो गोल्ड डायल होता है। डायल ही डायल है। डायल का तात्पर्य बॉडी, ठीक है ना, हमारे भारतवासियों की बॉडी चारों तरफ डायल ही डायल है, मतलब चारों तरफ कंकाल ही कंकाल है, हड्डियों की टक टक। और डायल में क्या होता है? सुई होता है। 3 तरह की सुई होती है, सबसे पतली वाली सेकंड की, सबसे लंबी होती है, फिर मिडिल वाली मिनट की, और सबसे छोटी वाली जो मोटी है वो क्या होता है? घंटे की। तो जैसे घड़ी के डायल में सुइयां जो हैं टक 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 की आवाज़ से चल रही होती हैं, वैसे ही इंसान के शरीर में, भारतवासियों के शरीर में ये हड्डियां सुई की तरह, यानी कि सुई से तुलना किया गया है किसका? हड्डियों का। हड्डियों की टक 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 सुनाई दे रही है। यानी समय के साथ कितना सुंदर सामंजस्य बैठा रहे हैं, कितना सुंदर सिमिलरिटी दिखला रहे हैं किसका? देशवासियों का। तो वो समय के साथ तो हड्डी का, हाँ जी, समय के मतलब उस घड़ी के उसके साथ हड्डी कैसे टकराई? हाँ नहीं, समय के साथ नहीं, डायल के साथ। जो डायल आपको दिखता है गोल, उसके साथ शरीर का, और उसके अंदर जो सुई है उसके साथ हड्डियों का तुलना किया गया है। डायल ही डायल है, हड्डियों की टक टक है चारों तरफ। और मैंने अपने आसपास, मतलब कभी यहाँ पर आशावादी हो रहे हैं, अब तक तो निराशावादी थे। समय के ढेर पर वो ये बतला रहे थे कि मैं कुछ रचनात्मक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिव नहीं हो पा रहा है। अब अंतिम समय में वो ये बोलना चाह रहे हैं कि हालांकि चारों तरफ परिवेश अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, हालांकि चारों तरफ परिवेश बहुत ही डरावना है, भयंकर है, लेकिन अगर मैं उस परिवेश का शिकार बन जाऊंगा तो मैं भी उसी का हिस्सा बन जाऊंगा। तो मैंने अपने आप को बदला है, मैंने अपने आप को चेंज किया है, परिवर्तित किया है। और क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि मैंने अपने आसपास एक मनमानी या अनंतता, लाइन थोड़ा मिट गया है। मैंने अपने आसपास एक मनमानी अनंतता रोप ली है। रोप लेना का मतलब जैसे चावल के खेतों में, धान के खेतों को रोपा जाता है, यहाँ रोपने का मतलब क्या है? रोक लेना, ठीक है ना। तो मैंने मन मानी, जानबूझकर मन को बनाकर, मन को मजबूत बनाकर अनंतता रोप ली है। रोप ली है मतलब अब इस समय को मैं अंत नहीं होने दूंगा। समय को मैंने रोक लिया है, इस जगह मैंने मनमानी रोक लिया है। अब समय को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। नहीं बढ़ने दूंगा मतलब अब मैं कुछ करूंगा, अब मैं रचनात्मक कुछ करूंगा, अब मेरे अंदर वो शक्ति मैं पैदा करूंगा। समय को मैंने थमा लिया है अपने लिए, थम सा गया है मेरे लिए समय, उस सेंस में नहीं। अब हम कुछ करेंगे तभी समय आगे बढ़ेगा, या फिर यूं कहो कि समय के साथ ही मैं आगे बढ़ूंगा। समय के साथ, मैं तो समय को नहीं रोक सकता। बोलने का मतलब क्या है कि समय
के साथ ही अब मैं चलना शुरू करूँगा। यानी कि मेरे जीवन में अब मैं रचनात्मक कुछ काम करूँगा। मेरे जीवन के इन सारे संघर्षों को मैं एक निष्कर्ष पे ले आऊँगा। मेरे अंदर जितना द्वंद्व चल रहा था, जो युद्ध चल रहा था देश और काल के प्रति, उसको एक अंत की ओर ले आऊँगा, ले आने का प्रयत्न करूँगा। काल की धारा छिपाकर एक टूटती देह में कैद की है। काल की धारा को छिपाकर, काल की धारा मतलब ये जो समय की धारा है ना, एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड, एक-एक घंटा जो बीत रहा है, इस धारा को मैंने छिपा लिया है, रोक लिया है। और कहाँ रोका है मैंने? अपने इस टूटती देह के अंदर। टूटता देह मतलब कवि का शरीर भी तो जर्जर हो गया है। वो भी तो भारतवासियों जैसे ही हड्डी के टनटनाते हुए ध्वनि के साथ गूंज रहे हैं डायल के जैसे। तो उनका कहना है जैसे सारे भारतवासियों की दशा है, लेकिन उनका तो अंत हो रहा है। मैं अपना अंत नहीं होने दूँगा। मैंने इसी टूटते देह में रोक लिया है समय को, यानी मैं इसी टूटते देह से कुछ करके दिखाऊँगा। ठीक है ना? ये हुई ना जज़्बा। जैसे उरी में कह रहा था हाउ इज़ द जोश? तो हाय सर चिल्ला रहा था। तो वैसे ही ये जोश वाली बात हुई। शरीर मेरा टूट रहा है, देह मेरा टूट रहा है, लेकिन इस टूटते देह के अंदर ही मैंने समय की धारा को रोक लिया है। अब तो समय के साथ ही चलना है, टूटते शरीर से ही कुछ करना है, लेकिन कर गुज़रना है। समय के ढेर पर कूड़े कचरे की तरह नहीं बैठे रहना है। तो आशा करता हूँ कविता समझ में आई। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।